हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYES के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे गोवर्धन। गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संस्थाएं हैं, SHGs हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो। जो भी संस्थाएं बायोगैस बनाना चाहती हैं, बायोगैस के क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में करा सकती हैं और सरकार की जो सब्सिडी संबंधित योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऐसे में इम्पोर्टेंट इसकी और बढ़ जाती है जब G20 सम्मेलन के दौरान भारत ने बायो फ्यूल अलायंस का गठन करने का निर्णय लिया है और इसका गठन किया है। तो ऐसे में देखिए दो चीज़ों की, एक तो बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल में बायोफ्यूल के रूप में इसकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा बायोगैस के, और बायोगैस का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है जो गाय का गोबर है या अन्य जो जीव हैं उनका गोबर जो है उसका यूज़ करके, या अन्य प्रोडक्ट जो सड़ा गला हुआ खाना है, भोजन है, इनका प्रयोग करके बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे हैं इनका उपयोग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इनसे इनकम की जा सके, तो इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना जो है लॉन्च की थी 2018 में। इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण चरण 2 के कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। पेयजल मंत्रालय जो है, पेयजल शक्ति मंत्रालय, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था 2018 में और इसका जो फुल फॉर्म है गैल्वनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। तो ये जो गोवर्धन पहले छोटे से क्षेत्रों में, गांव के बहुत सारे घरों में आप देखते थे कि बायोगैस प्लांट लगाए जाते थे और घर का खाना इसी से बनता था। फिर उसके अलावा गाय के गोबर से उपले बनाए जाते थे जिसका यूज़ जिन पहले गैस नहीं था तो चूल्हे में उपयोग किया जाता था। खाद बनाई जाती थी, लेकिन ये जो पारंपरिक चीज़ें थी वो धीरे धीरे जैसे कि यूरिया के आने के बाद खाद का प्रचलन जो है कम हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव था। खाद में क्या है कि थोड़ा समय लगता था। तो ये चीज़ें जो है फिर से सरकार इन्हें वापस लाना चाहती है, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता है कि चाहे COP27 हो, 26 हो, लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, सभी में सरकार ने यह प्रतिबद्धता रखी है कि धीरे धीरे जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी की जाए, पर्यावरण अनुकूल कार्य किए जाएं, स्वच्छता का ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब सरकार ये सब ही प्रयास करेगी। आज वर्तमान में भारत की स्थिति आपको बता दें कि भारत सबसे ज़्यादा एक प्रकार से पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन है तो ये ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो फ्यूल की आवश्यकता है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर जो बायोगैस प्लांट्स हैं अगर इनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए पूरे देश में, तो एक प्रकार से हम भारत की जो खपत है उसे भी पूरा कर सकते हैं और साथ में इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है कि इसके माध्यम से जो भी निजी संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार का लाभ लें। इसी के तहत जो है एकीकृत पोर्टल में 1163 से अधिक बायोगैस संयंत्र और 6826 CBG संयंत्र पहले से पंजीकृत हो चुके हैं और बजाज विकास सहायता योजना के तहत इनको समर्थन भी दिया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल का जो उद्देश्य है, बायोगैस CBG कंप्रेस बायोगैस के क्षेत्र में निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना और एक एकल कोष के रूप में कार्य करना, कि भाई ये पता चलेगा कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, इनको कैसे कनेक्ट किया जाए, फिर इनके लिए मार्केट कैसे बनाया जाए, फिर इनकी सप्लाई कैसे की जाए, इनकी लाइनें कैसे बिछाई जाए, ठीक है, फिर प्लांट्स को कैसे दिया जाए। तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है जो कि खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन इनका प्रोडक्शन भी होना चाहिए और प्रोडक्शन के लिए सरकार ऐसी योजना बना रही है कि आप इसमें निवेश कर सकते हो। और जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बन गया, तो अब बायोफ्यूल अलायंस बनने के बाद इसकी इम्पोर्टेंट और तेजी से बढ़ जाएगी। भारत में बायोगैस CBG CNG संयंत्र स्थापित करने का इच्छुक कोई भी सरकारी और निजी संस्था इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है। रजिस्ट्रेशन संख्या मिलने के बाद आप सरकारी लाभ ले सकते हैं। फिर राज्यों को भी सलाह दी जाती है कि वो भी अपने रजिस्ट्रेशन यहाँ कराएं। पोर्टल का उद्देश्य क्या है? और कि देखिए, पोर्टल व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना,
आपको एक पोर्टल से ही आपको मार्केट भी मिलेगा, आपको कैसे ये प्लांट्स एस्टेब्लिश करना है, फिर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी, आपको तकनीकी क्या चाहिए, तो तकनीकी भी आपको सब कुछ यहाँ पे एक पोर्टल्स के माध्यम से मिलेगा। तो इससे जो है निजी कंपनियां भी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। फिर भारत जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों के साथ देखिए, स्वच्छ ऊर्जा हमारा टारगेट है, ग्रामीण रोजगार इससे काफ़ी बढ़ेगा, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम होंगे। भाई जो बीमारियां होती हैं इनसे गंदगी से, तो वो गंदगी अगर यूज़ कर लेंगे हम, उसके वेस्ट का उपयोग करके अगर हम उससे गैस बना लेते हैं, तो वो वेस्ट जो है खाद बना लेते हैं, तो वो जो उससे होने वाली बीमारियां हैं, वेक्टर डिसीज, तो वो नहीं होंगी। उसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों में को पूरा कर सकते हैं इससे। फिर मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये जो है 2026 में मोदी जी ने ये मिशन लाइफ लॉन्च किया था। इसे कावड़िया से लॉन्च किया गया 2026 के कोप 26 सम्मेलन में, पहली बार इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा गया। और इसका उद्देश्य है कि जो जीवन शैली है, व्यक्तिगत जीवन शैली, उसके माध्यम से कैसे पर्यावरण में सुधार किया जाए, क्योंकि जीवन शैली बहुत मैटर करती है। अगर हम सरकार लाख योजनाएं चला ले कि भैया आप बाहर मल नहीं त्यागेंगे, ठीक है, आप घर में लैट्रिन वो बनवाइए, शीट लगवाइए, ठीक है, घर में ही आप वेस्ट जो है जो भी है इसको वो करिए, रिसाइकल करिए। तो ये सब चीज़ें अगर सरकार करती भी है, तो अगर हम नहीं चाहेंगे, हम अगर बाहर जाएंगे, बाहर स्कैवेंजिंग करेंगे, तो ये चीज़ें क्या है, नुकसान कर सकती हैं पर्यावरण के लिए। तो हम अपनी दिनचर्या जीवन शैली में कैसे परिवर्तन लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, पेड़ों को कटने से बचाएं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें अगर हम अपने जीवन शैली में सुधार करते हैं, तो सरकार का जो लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण का, वो 20% तक कवर किया जा सकता है, अगर हर व्यक्ति इससे जुड़े और हर संस्था को इससे जोड़ा जाए। तो इसीलिए सरकार ने, मोदी जी ने ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाया, और ये जो लॉन्च किया केवड़िया से, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के, के जगह से लॉन्च किया गया। ऐसे 2026 में इसे कोप 26 सम्मेलन के दौरान भी मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इससे जुड़ सके। इस केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि बायोमास का एकत्रीकरण करे, फिर ग्रिड, देखिए एकत्रीकरण के साथ उसे ग्रिड के साथ कनेक्ट करे, फिर जैविक खेती प्रथाओं, अनुसंधान और विकास के साथ जुड़ाया, रिसर्च इसमें किया जाए। रिसर्च डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाए कि कैसे हम वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि दो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक पीएम जीवन योजना, ठीक है, पीएम जीवन योजना, और दूसरा ये गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना जो है, ये तो जो वेस्ट है पशुओं का, उससे का यूज करके गैस बनाई जाए, खाद बनाई जाए, ठीक है। पीएम जीवन योजना जो है प्रधानमंत्री, ये जो जैव अवशिष्ट हैं, जैसे कि जैव अवशिष्ट में आपको बात करें, जैसे कि फूड, चार प्रकार के अवशिष्ट होते हैं। एक तो फूड क्रॉप्स होते हैं, इनका उपयोग करके हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। फिर नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि जेट्रोफा का यूज करके बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। फिर उसके अलावा जैसे कि समुद्र से जो एल्गीज मिलते हैं, तो उनका यूज करके बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। तो ये सब उपयोग करके हम पीएम जीवन के तहत बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, और गोवर्धन योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए इसके लाभ क्या होंगे, इससे विलेज में सेफ्टी होगी, ठीक है, जो जानवर और एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका यूज किया जा सकता है, और उससे इनकम जनरेट की जा सकती है, ठीक है। कम्युनिटीज को इसमें जोड़ा जा सकता है, जिससे सहकारिता को बढ़ावा मिल सके। आपको पता है सहकारिता का बेस्ट एग्जांपल जो है आनंद है, आनंद डेयरी, जो आपकी वर्तमान में अमूल के रूप में काम कर रहा है। तो आनंद कोऑपरेटिव जो है, इसने बहुत आगे काम किया हुआ है, और ये सहकारिता के माध्यम से छोटे छोटे, देखिए एक आदमी ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए, और लोग ये जो पशुओं का मल है इसे इकट्ठा करके और प्लांट्स बनाएं, या पंचायत लेवल पे प्लांट्स बनाएं, और उनको ग्रिड्स के माध्यम से कनेक्ट किया जाए, तो इससे काफ़ी इनकम हो सकती है। तो एसएचजीज को बढ़ावा, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा, जो वर्तमान में बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में जो युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ेगा, इनकम जनरेट होगी। फिर इससे जो प्रदूषण होता है, उसके अलावा जो वेक्टर डिसीज होती हैं, उन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन पे
कंट्रोल में सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये देखिए हिंदी में हमने इसमें लिख दिया है, मवेशियों के लिए अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट तथा जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन। मवेशियों के समुदाय बनाकर विकेंद्रीकृत व्यवस्था के द्वारा मवेशियों और जैविक अपशिष्ट को पूंजी में परिवर्तित करना। ठीक है, पंचायती राज में और पंचायतों के आने के बाद विकेंद्रीकरण काफ़ी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में समुदाय और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के ये संभव हो सकता है। फिर अपशिष्ट का प्रभावी निपटान हो जाएगा। ठीक है, जिससे पर्यावरण में स्वच्छता और जो वेक्टर जनित बीमारियां उस पर अंकुश लगेगा। बायोगैस और उर्वरक का प्रोडक्शन हो सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट हेल्थ। ठीक है, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, जनरेट द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिक मैन्योर, इम्प्रूव द सेविंग्स। तो ये सब इससे फायदे हो सकते हैं। और आपको पता है कि पहला अगर राज्य बात किया जाए तो सिक्किम है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट है। और इसे 2016 में मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। तो ये इसका सफ़र 2003 से स्टार्ट है। और ये पूरे एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे जो कृषि होती है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ऑर्गेनिक यूज़ होता है। तो ये भी काफ़ी, आप इसका एग्जाम्पल अपने मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर DRDO ने एक बायो डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी डेवलप की थी। बायो डाइजेस्टर का मतलब है कि जो आप वेस्ट निकालता है, ठीक है, तो उसका क्या यूज़ है, उसको खाद बनाया जा सकता है। और उसमें जो पानी होता है उसको दोबारा रिसाइकल पीने के काम में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका काफ़ी प्रयोग रेलवे ने और बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे बहुत उच्च मात्रा में माने पॉपुलेशन होती है या बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है, तो ऐसी जगहों पे जो संसाधन हैं जो, तो वहाँ पे जो वेस्ट है उसका, ह्यूमन वेस्ट है उसका यूज करके खाद बनाई जा सकती है और उसके पानी को रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। ये बनास डेयरी है गुजरात में, वहाँ पे ये प्लांट लगाया गया है, डाइजेस्टर मॉडल बनाया गया है। फिर आनंद डेयरी है, वहाँ पे ये डाइजेस्टर, उसके अलावा खाद बनाने के लिए आनंद में, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। देखिए इसमें जो यूज़ होता है, एक बैक्टीरिया यूज़ होता है, एनएरोब्लिक माइक्रोबियल इनोकुलम बैक्टीरिया होता है, AAMI कहते हैं इसको। ठीक है, ये बैक्टीरिया समूह जो है मल पदार्थ को गैस और जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और बाहरी वातावरण में संपर्क में बहुत संवेदनशील होता है। बैक्टीरिया कंसोर्टियम जो है शक्तिशाली होते हैं और सामान्यतः 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच की काम करते हैं। ये एरोबिक जो डाइजेशन बैक्टीरिया है ये पुरानी तकनीक पर आधारित है, जो कि आपके यहाँ पहले भी बायोगैस प्लांट्स यूज होते थे। तो वो ये वही तकनीक है, लेकिन इसका थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है कि इसमें वाटर जो बचता है उसे फिर से यूज किया जा सकता है, ठीक है, पीने के लिए। क्योंकि वर्तमान में पानी की कमी हो रही है, ऐसे में हमें पानी को भी बचा के रखना है और इसका रिसाइकल करके पानी को पीने लायक भी बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इससे फ़ायदे हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वाणिज्यिक CBG के बारे में बता दें कि ये संयंत्र उद्यमियों, सहकारी समितियों, गौशालाओं आदि में स्थापित किए जा सकते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो हैं। फिर कच्ची बायोगैस को संपीड़ित किया जाता है, फिर इसे वाहनों और ईंधन के उपयोग हेतु प्रोसेस किया जाता है। और इसी घोल का उपयोग जैविक खाद के लिए भी किया जा सकता है। तो दो इससे फायदे हैं, एक तो जैविक खाद के रूप में और दूसरा इसका उपयोग जो है वो है कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गोवर्धन योजना, जीवन, दोनों को याद रखना, PM जीवन योजना और गोवर्धन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों योजनाएं, क्योंकि जब से G20 समिट के दौरान, ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हुई है, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।